बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है कहानी एक और एक्सटेंशन की। अब किसको एक्सटेंशन मिल रही है और क्यों मिल रही है और क्या वाकई मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। और इमरान खान का आर्टिकल एक मुसीबत बना हुआ है। वफाकी वजीर क्या कह रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई होगी, वाकई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, और इमरान खान के लिए दीगर मसाइल क्या हैं, उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है, उनके आइंदा दिनों में उन्हें किन मुश्किलात का सामना होगा, ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको बताऊं कि जनरल फैज़ हमीद क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब का बयान जो धरना कमीशन में जाना था, उसकी तो अभी तक कोई खबर नहीं आ रही। लेकिन जराए, आपको पता है जब ढूंढी जाती है खबर, राब्ता किया जाता है, तो बड़े टॉप लेवल से जब बात हुई है और डिस्कस हुआ है कि जनाब ये भी एक केस चल रहा है और दीगर भी हैं, तो साफ जवाब है। जैसे फैज साहब ने जवाब जमा करा दिया ना उसमें धरना कमीशन में अपना, कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो जैसे उस वक्त की हुकूमत कह रही थी वैसे कर रहा था। और उसको एंडोर्स कर रहे हैं उस वक्त का वजीर आजम, उस वक्त का वजीर दाखिला और उस वक्त के वजीर आला पंजाब। उनका भी बयान आ जाएगा चंद दिनों में सामने कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन उस जराए से जहाँ से हमने रब्ता किया और पूछा कि सर कुछ बताएं कि फैज़ साहब बड़ी मुश्किल में आए, सुना है बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। मैंने कहा कोई चक्कर ही कोई नहीं है, हमने आगे बढ़ना है, मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारे इकॉनमी के मसाइल हैं, इतने सारे काम हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बाकी दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, हमने उस फ्रंट पे काम करना है। तो इन इन चक्रों में पड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो फैज़ ने जो किया बस ठीक है, वो माजी की कहानी हो गई है, पुराना किस्सा हो गया है, इस पर अब हम बात नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल था कि नहीं, ये तो अब एक सियासी इशू भी है, अदालतों में भी है, सियासी जमातों ने भी इस पर स्टैंड लिया था, तो अब कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, आप सियासी जमातों को देख लें, क्या कोई सियासी जमात बोल रही है, क्या किसी समाज सियासी जमात ने इस पर बात की है? कोई भी नहीं किया। सबसे अहम रोल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का है, जिनकी उस वक्त हुकूमत थी 2017 वाले जब धरने की हम बात करते हैं, तो उन्हें कोई मसला है, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, उन्हीं के लोग तो आके क्लियरेंस दे रहे हैं, तो बाकी किसको क्या मसला है? मैं एक दो लोगों का उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा जी वो दो लोग हैं जिनके मसाइल हैं, वो ज़रा शोर मचाते हैं, कभी कभार सामने आ जाते हैं, बाकी किसी का मसला नहीं है, ये इशू ही नहीं है, उसको छोड़े भूल जाए, पुरानी बात हो गई है। अच्छा, वो चूंकि फैज़ हमीद साहब मशहूर तो अपने डीजीसी भी खैर बहुत मशहूर थे, लेकिन डीजीआई के रोल में सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। उन्होंने ज़ाहिर काम भी बहुत किया। अब वो उसके मेरिट्स पे जाए बगैर कि वो ठीक था, गलत था, अच्छा था, बुरा था, उनके आईनी हलफ के मुताबिक था या उसके खिलाफ था, इन सारी चीज़ों से हटके बड़ा ही एक्टिव रोल रहा है उनका। मतलब वो हर काम में बंदे लाना है, बंदे तोड़ना है, पार्टी तोड़नी है, वोट दिलवाना है, वोट नहीं दिलवाना, हर काम में वो पेश रहे और भरपूर तरीके से किया। बल्कि उन्होंने तो आमलों को, जिनों को और मुर्शिद को भी काबू किया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्शिद भी जो पेशन गोइयाँ करते थे और जो सितारों की चाल और मुस्तकबिल का हाल बताते थे, वो भी फैज़ साहब का ही मरहून मिन्नत होता था सब कुछ। रिपोर्ट्स यहाँ से आती थी ना, बगिंग हो रही है, टेलीफोन टैप हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, इतला मिल गई है, खुद ही कुछ करने वाले हैं उसकी इतला दे दी है। तो सारी चीज़ें करके वो जो मुर्शिद को ऊपर लाया गया था, पीर साहब को मुरीद बनाया था लोगों को, वो वाले मामले में भी उन्हीं का रोल था। तो डीजीआई जो है हमेशा से एक अहम रोल रहा है, लेकिन हुकूमत जाने के बाद और अच्छा हाँ, उनकी एक्सटेंशन की बड़ी कोशिश हो रही थी पहले तो, कि एक्सटेंशन जस्ट एज चीफ ऑफ आईएसआई इमरान खान साहब चाहते थे ना कि उनको कंटिन्यू कराया जाए ताकि इमरान खान के खिलाफ कुछ ना हो। तो डीजीआई तो हमेशा अहम वो रही है, पोजीशन रही है। उनके बाद जब नवीद अंजुम आए हैं डीजीआई, तो ज़ाहिर वो भी एक अहम पोस्ट थी। आर्मी के हवाले से देखें, इंटेलिजेंस के हवाले से देखें, हुकूमत के हवाले से देखें, सियासत के हवाले से देखें, वज़ीर आज़म के हवाले से देखें, चूँकि बराह रास्त वो वज़ीर आज़म को जवाब भी होते हैं, तो उनकी भी जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो उनकी एक्सटेंशन की बहुत बातें हुई। और फाइनली एक इतला ये आई कि उनको रिटेन कर लिया गया है गैर मुय्यदा मुद्दत के लिए, मतलब जब तक के लिए मर्जी, उसमें होता चाहे आज रिप्लेस हो जाए, चाहे वो लंबे अरसे के लिए चलते रहें। लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं खास तौर पे इमरान खान एंड कंपनी ग्रुप जो है, उनके जो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं जो बाहर से बैठ कर रहे हैं, मेजर आदिल राजा वगैरह, के जनरल नदीम अंजुम को
2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है और अब वो 2 साल चीफ ऑफ आईएसआई के चीफ रहेंगे। अच्छा, तो अगर ऐसा हो गया तो मुसीबत किसके लिए है? परेशानी किसको होनी है? इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को। और तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो किसी के साथ मसला ही नहीं है। वो तो कहते हैं बाकी पार्टियों के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, मज़ेदार किस्म के, सब सेम पेज पर हैं, खुशी खुशी एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। तो टेंशन तो सिर्फ इमरान खान की पार्टी को है। तो अगर उन्हें 2 साल की एक्सटेंशन बकौल इमरान खान के प्रोपेगेंडा सेल के मिल गई है तो फिर क्या होगा? क्या इमरान खान के लिए परेशानियां, मजीद उनके लोग अंदर, मजीद उनके लोग फंसेंगे। यही वो कहते हैं ना, उनका तो प्रोपेगेंडा यही है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन इसलिए दी गई है ताकि उन्हें नेक्स्ट आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो भाई इतनी आसानी से ये काम नहीं होने वाला। वो 2 साल में भी नहीं पूरा होना जब से वो रिटायर हुए हैं। अगर उस वक्त से उनका किया जाए तो 2 साल में तो अभी मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई होगी। तो इसलिए ये एक फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि आसिम मुनीर और जना नदीम अंजुम और डीजी सी जो हैं, जो फैसल नसीर, और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। पहले तो वो सेक्टर कमांडरों पर आए हुए थे ना, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, उस लेवल पर खेल रहे थे। अब वो कोई किसी ने घास नहीं डाली, इवन उस लेवल पर किसी ने नहीं घास डाली। तो यहाँ पर तो फिर दाल गलनी और भी मुश्किल थी। तो वो उनकी दाल कोई नहीं गली है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब होने ये जा रहा है जो कुछ ज़राए की तरफ से है कि इमरान खान साहब ने ये जो सारी उछल कूद शुरू की हुई है, और ताज़ा तरीन वाक़या जो ये हुआ है उनके आर्टिकल वाला, जिसको प्रॉब किया जा रहा है, ज़ाहिर है। अच्छा, वफाकी वज़ीर ने मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है इतलात के, उन्होंने तो कह दिया कि हम एडिटर को लिख रहे हैं, उसके इकोनॉमिस्ट के एडिटर को लिख रहे हैं कि जनाब ये क्यों छपा है और ये फेक या घोस्ट आर्टिकल है। उनका कहना यह है कि ये तो इमरान खान ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि उनके बकौल जेल से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती। उनका कहना यह है कि ना जेल में कोई चीज़ आ सकती है, ना जेल से बाहर कोई चीज़ जा सकती है। अच्छा, इसको उन्हें देखना पड़ेगा। उनके वकला से मुसलसल उनका राब्ता होता है, वो मुलाकातें। अच्छा, और ये कैदी के लिए जिसका केस अभी ट्रायल में है, उनके तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और उनका ट्रायल भी जेल में ही हो रहा है। तो कैदियों एज ए प्रिजनर, उनके जो वकील हैं वो उनसे मिलने के लिए, प्रिजनर को मिलने के लिए आएंगे। उनसे कानूनी मामलात पे मुशावरत भी होगी, ये सारी चीज़ें तो होगी। अच्छा, हमारे यहाँ तो कमाल ये है कि हमारी अदालतों ने इस बात की भी इजाज़त दे दिया कि वो पॉलिटिकल मुशावरत भी करें और अपने टिकट्स फाइनल करें बैठकर, अदालत उसमें जेल में बैठकर करें। तो ये भी तो मुमकिन है कि वहीं पर उन्हें ये सहूलत दी गई हो, कुछ लिखा गया हो। क्योंकि ख्याल खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने अपने हाथ से लिख कर भेजा और इकोनॉमिस्ट ने ये वेरीफाई करने के बाद कि ये उनकी राइटिंग है, इमरान खान की राइटिंग है, फिर ये शाया किया। अच्छा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब जैसे कह रहे हैं कि हम लिखेंगे, तो यकीनन उसमें एहतियात से टेक्निकल लैंग्वेज होगी कुछ चीज़ों के हवाले से, और उन्हें मोहतात लिखना होगा, क्योंकि कोई ऐसा ना हो जिसमें कल को हुकूमत पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये एलिमेंट भी देखना है बहरहाल। तो कोई ऐसी बात ना हो जाए जो डेकोरम के खिलाफ हो या बुरी लगे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लेटर जाना है, तो उसमें स्टैंडर्ड और उस चीज़ों को देखकर मेयार के मुताबिक होना चाहिए। तो उसमें 1-2 दिन लगने चाहिए, लेकिन अब उन्हें ये स्टेप ले लेना चाहिए। पीटीआई के जो ज़राए हैं वो तो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं जी, इकोनॉमिस्ट वाले भी बड़े खुश हैं कि हमारी रीच जो है, आमतौर पर हमारे इंटरव्यूज़ की जब हम इस तरह की कोई चीज़ या आर्टिकल्स छापते हैं तो वो 100,000 तक जा रही होती है, और इनकी रीच जो है इमरान खान साहब वाले आर्टिकल की, ये तो मिलियंस में चली गई है। अच्छा, बिल्कुल मुमकिन है, जा सकती है। पाकिस्तान की अपनी आबादी कोई है 24-25 करोड़, जब हमारी आबादी है तो 1 मिलियन या 2 मिलियन, 10 से 20 लाख तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, इमरान खान साहब के अपने जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे सिर्फ अगर हम देख लें तो वो 20 मिलियन है। तो अगर इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल पब्लिश हो इकोनॉमिस्ट में, जो कि इमरान खान साहब खुद भी शेयर करें, तो वो 1-2 मिलियन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हो सकता है। असल इशू ये है कि क्या, जैसे वजीर इतलात कह रहे हैं कि ये घोस्ट आर्टिकल है, क्या ये वाकई घोस्ट आर्टिकल है और या वहाँ से लिख कर गया है? अगर लिख कर गया है तो उन्हें देखना होगा। और फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने नहीं, ये सभी
ऑनवर्ड जो है ना, जिसमें हमारे तमाम इदारे, तहकीकाती इदारे भी और खुफिया एजेंसियां भी इंक्लूडिंग ISI, इन सब ने देखना होगा कि ये हुआ कहाँ से है, गया कहाँ से। और ये आर्टिकल ऐसा नहीं हो पॉसिबल कि कोई वकील गया और वहाँ बैठे बैठे उनके जितनी देर 1 आध घंटे में बात करें उतनी देर में इमरान खान साहब ने पकड़ा और लिख दिया होगा। बड़ा सोच समझ के प्लान करके ये हुआ होगा। तो एक लंबा काम है, हुकूमत को देखना पड़ेगा कि कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। और लिखने के बाद, अगर हमारी तरफ से कोई खत लिखने के बाद या हमारी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई करने के बाद फिर ये गुंजाइश नहीं होगी हमारे पास कि हम बाद में कहें अच्छा जी वो चोरी हो गया, वो तो निकल गया था बस, फिर ये गुंजाइश नहीं होगी। तो कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ऑफिशियली लिख दे या हुकूमत पाकिस्तान किसी लीगल फोरम को इस्तेमाल करे, हमें बहुत एहतियात से अपनी तहकीकात करनी होगी। और अगर अपने अंदर कोई चोर मौजूद है, कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसने ये काम किया है हुकूमत और ज़िम्मेदार लोगों के इल्म में लाए बगैर, तो उसको पकड़ना होगा, देखना होगा। क्योंकि आज ये हो रहा है तो कल इससे भी बड़ी चीज़ हो सकती है। तो और इलेक्शन 8 फरवरी वाला जो है ना, कि एक्सपेक्टेड इलेक्शन जो है, उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। जो दोस्त ऐसे दोस्त हैं जो समझते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहा, वो तो पक्के हैं। और उनके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन है, उनके मुताबिक 11 जनवरी को एक बड़ा ऐलान हो जाएगा। 11 जनवरी तक बड़ा ऐलान हो जाएगा जिसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे। अब वो बड़ा ऐलान क्या होगा, पिछले कुछ दिनों में हम सुनते रहे हैं, वो मैंने आपसे जिक्र किया था, हाफिजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कोट किया था अपने एक उसमें व्लॉग में कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने लगी है, माशी इमरजेंसी। उसके साथ ही सदर और वज़ीर आज़म दोनों होंगे, ऑन बोर्ड होंगे, और PCO भी आ जाएगा और जजेस की छुट्टी भी हो जाएगी और अपनी मर्जी के जजेस से हलफ ले लिया जाएगा। फिर सिर्फ वही जुडिशरी होगी, वो काम कर रहे होंगे, और 1 से 2 साल के लिए यही वाला सिस्टम जो है चलता रहेगा। अच्छा, उसमें जब 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 ये बात आ जाए तो फिर अगली बातें भी शुरू हो जाती हैं कि जब सिस्टम आगे कंटिन्यू करना है तो फिर कौन कौन तब्दील होगा। फिर वही बातें कि मोहसिन नकवी साहब को मरकज़ में भेज दिया जाएगा, यहाँ पे कोई नया वज़ीर आला ढूंढा जाएगा, और ये सारी बातें चल रही होती हैं। अच्छा, ये सारी बातें इसलिए चल रही हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा नहीं कर रही हैं, सिवाय अभी तक ये जो कल सेनेट में करारदाद पेश हुई थी, उसके बाद एक वाज़े और जो बड़ी आवाज़ आई है वो बिलावल भुट्टो की आई है, जिन्होंने उसमें ये कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा भी कोई करारदाद मंजूर कर ले, OIC से भी करारदाद मंजूर हो जाए, तब भी इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। ही इज़ सो कॉन्फिडेंट, या वो इज़ सो विलिंग टू गो इनटू इलेक्शंस, कि वो कह रहे हैं कि बस। अच्छा, उन्होंने अपनी कैंपेन भी शुरू कर दिया, वो तो अपने हल्के में जा रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लाहौर से उन्हें बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जितना कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि नहीं मुमकिन, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा उनके लिए वो रिस्पांस है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है। बाकी पार्टियों को भी अपनी कैंपेन शुरू करनी चाहिए, अवाम में आना चाहिए अपने माशी एजेंडे के साथ, अपने माशी मंशूर के साथ। लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, बिजली की कीमतें रोज़ बढ़ जाती हैं, हर शय की कीमत बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय की कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही उस हिसाब से। हाँ, जो बिजनेसमैन है, मुमकिन है उनमें बिजनेस के वाले से हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, सैलरीज हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रही है। हुकूमत को, चाहे मौजूदा हो चाहे मुस्तकबिल में आने वाली है, टू बी हुकूमत जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो दावेदार हैं कि हमने इतनी सीटें जीत लेनी है और हमने हुकूमत बनानी है, हमने फ़लाँ सूबे में बनानी है, हमने मरकज़ में बनानी है, उधर भी हमारी हुकूमत होगी, उन्हें अपने माशी एजेंडे के साथ आना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और वो हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली कैसे लेकर आएंगे। शुक्रिया।